दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत। और ये क्वेश्चंस न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पर जीके और जीएस आपके सिलेबस का हिस्सा है, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने जीएस फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में करना एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शंस कानपुर, लखनऊ, बस्ती या प्रतापगढ़। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाज़ा। और देखिए ये रही इस प्रश्न की डिटेल, यही है रूमी दरवाज़ा जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है। और यह रूमी दरवाज़ा अवधी वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 60 फीट है और इसे नवाब आसफी उद्दौला के शासनकाल में 1784 से 1786 के मध्य इसको बनवाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखना, रूमी दरवाज़ा अवधी वास्तुकला का एक उदाहरण है। चलिए दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। राइनो टास्क फोर्स का गठन गैंडों के संरक्षण के लिए किया गया है। आपके ऑप्शंस असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या ओडिशा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। देखिए राइनो जो होते हैं हमारे भारत में पूरी दुनिया के 75% आबादी यहीं रहती है राइनोट्स की, ठीक है, गैंडों की। और पूरे भारत की जो 93% आबादी है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में रहती है। आपको पता होगा कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए तीसरा प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। और आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने या फिर केरल सरकार ने। देखिए शुभ यात्रा योजना का शुभारंभ केरल की सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी डिटेल हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए शुभ यात्रा योजना ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो विदेश नहीं जा पाते। स्टार्टिंग में उनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति विदेशों में जाकर कमाई करना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग में फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि एक लोन के रूप में उनको राशि प्राप्त की जाएगी, ठीक, जो कि उनके स्टार्टिंग के खर्च में जैसे वीज़ा बनवाना, पासपोर्ट या यात्रा से संबंधित इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं उनसे रिलेटेड एक ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा उन लोगों के लिए, ठीक। तो केरल सरकार ने शुभ यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। चलिए चौथा प्रश्न है, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन सा दो देश हैं। देखिए आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के बाद यानी कि तीसरा और चौथा देश कौन सा है जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है। आपके ऑप्शंस ब्राज़ील और यूएसए और इंडोनेशिया, कनाडा, मलेशिया, रूस और नाइजीरिया। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले चीन नहीं आता, अब सबसे पहले है भारत। चलिए अगली स्लाइड में हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार इंडिया की आबादी ने चाइना की आबादी को क्रॉस कर दिया है। और जनसंख्या के घटते क्रम में देश इस प्रकार हैं, जैसे पहले नंबर पर है भारत, देन चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील,
पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड देन नाइजीरिया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि अमेरिका और इंडोनेशिया। ठीक, चलिए 5वां प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? ऋषि सुनक को, श्री नरेंद्र मोदी को, व्लादिमीर पुतिन को, जो बाइडेन को? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और यह राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, लोकमान्य तिलक जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो 41वें क्रम का है, ध्यान रखना। और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो और जिनके योगदान को उल्लेखनीय एवं असाधारणीय कार्य के तौर पर देखा जा सकता हो। यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो श्री नरेंद्र मोदी को 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। 6वां प्रश्न है, आपको बताना है मोंगला पत्तन किस राष्ट्र में है? मोंगला जो पत्तन है यानी बंदरगाह है वो किस देश में है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या भारत। देखिए, मोंगला पत्तन है भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में। चलिए जान लेते हैं मैप में ये है कहाँ पर। देखिए, ये है अपना इंडिया, ठीक, और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में स्थित है इधर ये वाला मोंगला पोर्ट यानी मोंगला बंदरगाह, ठीक, और उसके पश्चिम में स्थित है हमारा कलकत्ता बंदरगाह, ठीक। और बांग्लादेश में ही एक और है चिट्टागांव पोर्ट, इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए 7वां प्रश्न है, इनमें से किसे अप्रैल 2030 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया गया था? देखिए, इस प्रश्न को जो है इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि दक्षिण भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए किसे जाना जाता है? एक गांधीवादी नेता है ये भी। देखिए, इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया था। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ सत्याग्रह किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक। और यही काम दक्षिण भारत में तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने किया। अप्रैल 1930 में तिरुचेनगौड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायण तक नमक कानून तोड़ने की यात्रा इन्होंने की, ठीक। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर सी राजगोपालाचारी। चलिए 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? पोलैंड को, फिनलैंड को, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी अधिक झीलें पाई जाती हैं। देखिए, ये है यूरोप का मैप और यूरोप में भी ये नॉर्थ यूरोप का एक मैप है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है यानी कि ब्रिटेन है, ये नॉर्वे, ये स्वीडन और आप ये देख रहे हैं यही है फिनलैंड। यहीं पर है 1 लाख से भी अधिक झीलें, जिसके कारण इसको झीलों की वाटिका कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, इसकी मुद्रा यूरो है। यूरो नाटो में जितने भी कंट्री शामिल हैं उनकी मुद्रा भी यूरो है, ठीक। इसके राष्ट्रपति सौली निनिस्तो हैं और प्रधानमंत्री पैट्री ऑर्पो हैं, इसको भी ध्यान रखना। चलिए 9वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में बाहरी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया गया था? देखिए, हम सभी जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई तो उसमें एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, बट सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग पर ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। चलिए, इसके बारे में डिटेल है थोड़ी सी, उसको देख लेते हैं। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से 1961 में
बाहरी उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था की तीव्र विकास की स्थिति को लाने का लक्ष्य रखा गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में भिलाई में सोवियत संघ की मदद से, दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से और राउरकेला में जर्मनी की मदद से इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक, आपको पता होगा कि नेहरू जी इंडस्ट्री के पक्ष में थे बट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। ठीक, चलिए 10वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजेन या फिर सुक्रोज के रूप में? देखिए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है जी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में यकृत के द्वारा संचित किया जाता है और यह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जब मनुष्य उपवास यानी कि फास्ट की स्थिति होती है तो यह संचित कार्बोहाइड्रेट शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, देखिए 11वां प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किससे? घास से, शैवालों से, वृक्षों से या धान के खेतों से? देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शैवालों से ही पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों के द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग समुद्र में शैवालों के द्वारा तथा शेष 5% भाग नदी, तालाब आदि से होता है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट तथा O2 का उत्पादन होता है। इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए, प्रश्न संख्या 12, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को कौन सा फेमस दिवस मनाया जाता है? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक, देखो, देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, लोथल स्थल हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता कालीन एक स्थल है लोथल, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं DR साहनी, RS बिस्ट, SR राव या RD बनर्जी। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, SR राव के द्वारा हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल लोथल की खोज की गई थी। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल है। लोथल जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जिसकी खोज वर्ष 1953-54 में SR राव ने की थी और यह नगर गुजरात के खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है भोगवा नदी। ठीक, यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा और चावल की भूसी, अग्निवेदिका आदि प्राप्त हुई हैं। लघु हड़प्पा की संज्ञा लोथल को दी गई है, इसे भी आप ध्यान रखना। देखिए, मैप में देखिए ज़रा, गुजरात के जो है खंबात की खाड़ी के समीप है लोथल। ठीक, यही है खंबात की खाड़ी और यहाँ पर है मोहनजोदाड़ो और ये है हड़प्पा और ये है मेहरगढ़। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे उत्तरी जो छोर था, उत्तरी पॉइंट था सबसे उत्तर में, वो मांडा था जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में था और सबसे पूर्व में जो था उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और सबसे पश्चिम में था यहाँ बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर। और इस तरह से वो एक ट्रायंगल शेप बन रहा था। यानी कि अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, तो त्रिभुजाकार थी सिंधु घाटी सभ्यता। 14वां प्रश्न है, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? आपका ऑप्शंस 1, 2, 3 या 4।
देखिए, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है मैप की स्टडी करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम दे रही सही, एक या दो क्वेश्चंस मैप से आने की संभावना बनी रहती है हर बार। किसी भी एग्ज़ाम में देख लेना आप, मैप से क्वेश्चन आना लाजमी तो है। देखिए, मैप की स्टडी करना जो है आपको लगता होगा कि एक या दो दिन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैप की स्टडी आप हर रोज़ कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट आप अपने मैप की स्टडी के लिए निकालिए। हर रोज़ मैप देखिए, पूरी दुनिया को जो मैप है, दुनिया का जो मैप है उसको कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड कर लीजिए। कौन सा देश किस कॉन्टिनेंट में है, किस देश के साथ कौन सी सीमा लगती है, कौन सी नदी कहाँ है, ये सभी आपके दिमाग में पूरे दुनिया का मैप और साथ ही भारत का भी मैप आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। यहाँ से आप बहुत सारे प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ऐसे देश हैं जो भारत के पश्चिमी राज्य बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल है उससे सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। देखिए, बचपन में बीए किया, ये हमारी एक ट्रिक है और ये ट्रिक है भारत के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश हैं उनकी, भारत के साथ सीमा साझा करने वालों के साथ। ठीक, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए, अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। पश्चिम बंगाल के साथ 3 देश ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए, ये है बांग्लादेश, ये है भूटान और ये है नेपाल, और ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये है पश्चिम बंगाल, ये जो ग्रीन पार्ट है यही है पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। आपको बताना है वह संविधान संशोधन जिसके माध्यम से जो है संपत्ति का जो मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और जान लेते हैं। देखिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 में होता है। ठीक, अब जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था और इसे अब कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। और कानूनी अधिकार की श्रेणी में कहाँ पर, आर्टिकल नंबर 300 के सेक्शन क के अंतर्गत। ठीक, जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 31 में था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो अब 6 मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, भाग 3 में 12 से 35 तक, यानी आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक 6 मूल अधिकार हैं, और जो कि इस प्रकार हैं। जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 29 से 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, और उसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपने सुना होगा एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना होती है वर्ष 2010 में। ठीक, और इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। अब आप मुझे ये बताइए कि एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो अपनी जो शक्तियां हैं वो किस आर्टिकल से लेता है, उसका गठन किस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए, अन्यथा आप इसको रिसर्च कीजिए कि एनजीटी किस आर्टिकल से अपनी पावर्स लेता है। चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना। अभी तक जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ईजिली प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।